आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशन, क्लास 11th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 सीक्वेंस एंड सीरीज। और सीक्वेंस सीरीज में भी हम टॉपिक चल रहा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और आज हम सॉल्यूशन शुरू करने वाले हैं। इससे पहले हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ऊपर यानी कि 8.2 के ऊपर इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने आपको हर तरीके से सब बातें समझाई थी जो जब सब चीज़ें लिखी हुई हैं। तो एक बार आप जरूर इंट्रोडक्शन वीडियो देखें और इन सब चीज़ों के बार रिवाइज करें जरूर, ठीक है। उसके बाद हमने सॉल्यूशन एग्जांपल्स किए थे, ठीक। और अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज में 32 क्वेश्चन है, तो एक पार्ट में तो ये बनेगी नहीं, कम से कम 2 या 3 पार्ट भी इस वीडियो के बन सकते हैं। तो ये वीडियो हम शुरू करेंगे आज 8.2 सॉल्यूशन पार्ट 1। तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सारे फॉर्मूले डिस्कशंस हमारे हो चुके हैं इंट्रोडक्शन वीडियोस में, और जो एक दो बात रह गई थी वो हमने एग्जाम्पल में कवर कर ली थी। तो वो वीडियोस देखने के बाद ही आप यहाँ पर आना, बल्कि आना ही मत, इसके तो क्वेश्चन आप पहले खुद से ट्राई करना। अगर क्वेश्चन आप पे हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर आप वीडियो देखेंगे, राइट है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि फाइंड द 20th टर्म एंड nth टर्म। फाइंड द 20th टर्म एंड nth टर्म ऑफ द दिस जीपी। इस जीपी का 20th टर्म फाइंड करना है, इस जीपी का 20th टर्म फाइंड करना है और nth टर्म फाइंड करना है। तो आपको समझाया गया था कि हमारे साथ जीपी में आपके पास दो चीज होनी चाहिए, ए और आर। ए तो होता है फर्स्ट टर्म यानी कि 5/2, और आर होगा कॉमन रेशियो। कैसे आता है? सेकंड टर्म को डिवाइड करके फर्स्ट टर्म से, 5/4 सेकंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म। और इसको हम सोल्व कैसे करेंगे? 5/4 मल्टीप्लाई बाई इसका रेसिप्रोकल यानी कि 2/5, तो 1/2 इसका मेरे पास कॉमन रेशियो आ गया। तो इंप्लाइज दैट आर इज इक्वल टू 1/2 कॉमन रेशियो। अब दो टर्म फाइंड करने हैं ना मुझको, 20th टर्म एंड nth टर्म। तो पहले nth टर्म फाइंड करते हैं। nth टर्म an, nth टर्म का फॉर्मूला आपको समझाया गया था, इधर लिखा भी है ये रहा nth टर्म का फॉर्मूला। an इज इक्वल टू AR पावर n-1। a कितना है यहाँ पर? a तो हो जाएगा 5/2 और r कितना है? 1/2, और इसकी होल पावर n-1। अब ध्यान से समझेंगे कैलकुलेशन। 5/2 मल्टीप्लाई बाई 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही रहेगा, अपॉन 2 की पावर जब n-1 करोगे तो ऐसे लिख देंगे ना, 2 की पावर n-1। अब 5 1 जा 5 अपॉन 2 की पावर ये 1 है, तो 2 की पावर 1 में ऐड हो जाएगी ये वाली पावर। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा था मैं 9th क्लास में, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से अगर बेस इक्वल है तो पावर्स ऐड होती हैं, तो ये कट जाएगा इससे, तो n बच जाएगा, राइट। तो ये मेरे पास an आ गया। an इज इक्वल टू 5/2 की पावर n, राइट है। अब हमको क्या बताना है? इसमें दूसरी बात बतानी है 20th टर्म। तो इसी में पुट कर देंगे n की वैल्यू 20, पुट n इज इक्वल टू 20, तो a20 यानी कि 20th टर्म क्या हो जाएगा? 5/2 की पावर 20। तो इसलिए हमने पहले nth टर्म फाइंड किया, क्योंकि अगर एक बार nth टर्म आ गया तो फिर तो n की वैल्यू जो भी रखोगे इसमें उतना टर्म आपके पास फाइंड होके आ जाएगा। तो ये मेरे पास nth टर्म इसका फाइंड होके आ गया, तो नोट करेंगे इसको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है वो? क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द 12th टर्म ऑफ ए जीपी हुज 8th टर्म इज 192 एंड कॉमन रेशियो इज 2। तो फाइंड द 12th टर्म ऑफ जीपी। हमको फाइंड करना है 12th टर्म। 12th टर्म क्या होगा? ए आर की पावर n-1। मैंने आपको डायरेक्ट बताया था क्या हो जाएगा? ए आर की पावर 11। an इज इक्वल टू ए आर की पावर n-1। तो मुझको क्या करना है? जीपी का 12th टर्म फाइंड करना है, A12। और गिवन जानकारी क्या क्या है मेरे पास? गिवन जानकारी है हुज 8th टर्म इज 192। तो लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड A8। A8 कितना है इसका? 8th टर्म कितना है? 192। 8th टर्म कितना है? 192। और वो कहते हैं कि कॉमन रेशियो भी गिवन है, मुझे लग रहा है शायद, है ना? यस, कॉमन रेशियो इज 2। तो कॉमन रेशियो 2 है और 8th टर्म 192 है। 8th टर्म को कैसे लिख देंगे हम? ए आर पावर 7 इज इक्वल टू 192, राइट है। और ए आर की पावर यानी कि 2 की पावर 7 इज इक्वल टू 192। 2 की पावर 7 होता है 128, 2 × 2 × 2 7 टाइम करोगे तो इज इक्वल टू 192।
तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 192 अपॉन 128। अगर आपको 64 का टेबल याद हो तो ये 3 बार और ये 2 बार 62 से, तो a इज इक्वल टू 3/2, a इज इक्वल टू 3/2। नाउ वी हैव बोथ वैल्यूज a एंड r, so we have to find the value of a12. a is equal to 3/2 and r is equal to 2 power 11, right है। a is equal to 3/2 and r is equal to 2, तो 2 की पावर तो कितनी हो जाएगी 10, भाई 11 पावर है, नीचे 1 है इंटू 3, तो चाहे तो ये छोड़ दो, और अगर आपको ज़्यादा ही है तो 2 की पावर 10 कितना होता है 1024 इंटू 3, तो 3072, तो 3722 इसका आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट है तो आंसर चेक करना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, बिल्कुल करेंगे, तो नोट करेंगे इसको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो बहुत ध्यान से धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं रखेंगे, भले 4 पार्ट हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहता है कि द 5th, 8th एंड 11th टर्म, 5th, 8th एंड 11th टर्म ऑफ ए जीपी आर पी क्यू एस रेस्पेक्टिवली, शो दैट क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस। तो अगर क्वेश्चन में कभी भी ए और आर नहीं है ना, तो उनको आप लोग खुद मान लेना ऐसे, लेट ए एंड आर, लेट ए एंड आर बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशो। मैं आपसे कॉमन रेशो को सी आर लिख दिया करूंगा शॉर्ट में, सी आर आपको नहीं लिखना, आपको कॉमन रेशो पूरा लिखना है एग्जाम में। लेट ए एंड आर बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशो रेस्पेक्टिवली, राइट है, रेस्पेक्टिवली। तो ए तो क्या है फर्स्ट टर्म और आर कितना है कॉमन रेशो। इस बुक को अगर मैं इधर रख लूँ तो मुझको गर्दन बार बार घुमानी पड़ेगी, है ना, हटा लेता हूँ इस टेबल के ऊपर। तो कहता है कि 5th टर्म, 8th टर्म एंड 11th टर्म, कहता है कि 5th टर्म, राइट है, 8th टर्म and 11th term of a GP, 5th term, 8th term and 11th term of a GP is PQS, 5th term, 8th term, 11th term। तो जरा यहाँ बताएगा क्या, A5 क्या हो जाता है, A5 होता है AR की पावर 4, ये तो हो जाएगा P। A8 क्या हो जाएगा AR पावर 7, ये हो गया Q। A11 क्या हो जाएगा AR की पावर 10, ये हो जाएगा S, राइट है। ये तो सबको पता ही है ना भैया, ए आर की पावर n-1 का फॉर्मूला हमको लगाना है हर क्वेश्चन में। सो दैट क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस, सो दैट क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं क्यू स्क्वायर, राइट। तो क्यू स्क्वायर कितना है मेरे पास, ए आर पावर 7 का स्क्वायर, क्यू स्क्वायर, तो ये बनेगा ए स्क्वायर और आर की पावर 7 + 14, ये तो होगी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम वैल्यू ऑब्टेन करते हैं आर एच एस की, वो कितना है क्वेश्चन में लिखा हुआ है पी एस। तो पी कितना है ए आर की पावर 4 इंटू एस कितना है ए आर की पावर 10। तो देखो ए की ए में मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर, आर की 4 और आर की 10 तो आर की पावर 14। तो ये हमने बहुत आसान से प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ में आ रही होंगी बातें, तो क्वेश्चन समझ में बिल्कुल आपको आ रहे होंगे, कमेंट करके बताना ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसको नोट करेंगे तुरंत। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है द 4th टर्म ऑफ ए जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स 2nd टर्म एंड द फर्स्ट टर्म इज -3, डिटरमाइन इट्स 7th टर्म। तो डिटरमाइन करनी है मुझको यहाँ पर 7th टर्म। तो लेट ए एंड आर विद द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो रेस्पेक्टिवली। तो कहता है कि 4th टर्म ऑफ ए जीपी इज स्क्वायर ऑफ द 2nd टर्म एंड द फर्स्ट टर्म इज कितना है भैया -3। फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू -3 है, आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ सामने आ रहा होगा। ए इज इक्वल टू कितना है -3, और जो उसने आगे की बात कही है कहानी वो क्या कहता है, ये आल्सो कहता है कि 4th टर्म ऑफ ए जीपी, 4th टर्म ऑफ ए जीपी यानी कि A4 इज स्क्वायर ऑफ इट्स 2nd टर्म, 2nd टर्म का स्क्वायर है। 4th टर्म ऑफ जीपी, 4th टर्म ऑफ जीपी इज स्क्वायर ऑफ 2nd टर्म, चौथा टर्म दूसरे टर्म का स्क्वायर के इक्वल है। तो A4 की वैल्यू बताना AR3 और A2 कितना होता है AR और ऊपर वाला होल स्क्वायर, राइट है। A4 की वैल्यू तो AR3, स्क्वायर अपनी जगह, और A2 की वैल्यू हो जाएगी AR। तो AR3 AR स्क्वायर, A की वैल्यू कितनी है -3 इंटू आर का क्यूब,
और a की वैल्यू कितनी है -3 और ये r का स्क्वायर। एक सेकंड कुछ छूट गया। यस 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 ये चीज़ छूट गई। बल्कि ऐसा करो, अभी ऐसा करो, दोबारा देखते हैं। इधर तो क्या है AR का क्यूब और इधर क्या है A स्क्वायर R स्क्वायर। इसको ले आओ अपोन में उठा करके, तो AR का क्यूब ये जब अपोन में आएगा तो A स्क्वायर R स्क्वायर इधर वन रह जाएगा। समझ में आया ना, इधर वन रह जाएगा। अब देखो एक A से एक कैंसिल और R स्क्वायर से ऊपर R क्यूब है तो ऊपर तो बचेगा R के खाली R, नीचे बचेगा A और इज इक्वल टू 1। तो R इज इक्वल टू कितना हो गया A और A की वैल्यू कितनी है -3, तो R की वैल्यू भी कितनी हो गई -3। A की वैल्यू भी आ गई और R की भी आ गई। फाइंड क्या करना था मुझको, फाइंड करना था मुझको 7th टर्म। तो A7 क्या हो जाएगा AR की पावर 6, A की वैल्यू -3 R की वैल्यू -3 पावर कितनी है 6, तो -3 की पावर 1, ये 1 पावर है ना, और ये कितनी है 6, तो -3 की पावर 7, -3 जब तुम 7 टाइम करोगे तो 2187 इसका आंसर आपको आएगा। राइट, नोट करेंगे इसको। 5 के 3 पार्ट हैं ABC। कहता है कि विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस, कि जो सीक्वेंस दिया हुआ है उसके जो सामने एक जो टर्म लिखा हुआ है वो कौन से नंबर का टर्म ये बताना है। मतलब 2, फिर उसके बाद क्या है 2√2, फिर है 4 इज 128, मतलब 128 इस प्रोग्रेशन का कौन सा टर्म है। जैसे कि 2 इसका फर्स्ट टर्म है, 2√2 इसका सेकंड टर्म है, 4 इसका थर्ड टर्म है। ऐसे बताना है कि 128 कौन से नंबर पे आएगा, 10वें पे आएगा या 20वें पे आएगा, बताना है। तो यहाँ तो मेरे पास A और R है, क्योंकि A तो मुझको दिख रहा है 2 और R मुझको दिख जाएगा। कैसे, जब मैं सेकंड टर्म को डिवाइड करूंगा फर्स्ट टर्म से। ये तरीका होता है R को फाइंड करने का। तो R की वैल्यू कितनी रहेगी मेरे पास √2। हमने कहा लेट 128 बी द nth टर्म ऑफ दिस GP, क्योंकि GP है ना ये एक, तो हमने कहा कि इस GP का जो nth टर्म है वो कौन है 128। और nth टर्म को याद करो, हम नोट किससे करते हैं, nth टर्म को हम लोग किससे नोट करते हैं, मैं इधर लिख देता हूं एक बार। nth टर्म को नोट करते हैं an से। an इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास nth टर्म। an मतलब क्या होता है nth टर्म, तो an यानी कि nth टर्म इज इक्वल टू 128। राइट है। an की वैल्यू क्या होती है फॉर्मूला AR की पावर n-1। हमने मान लिया कि 128 इसका nth टर्म है। अब जब 128 nth टर्म है तो वो an के इक्वल होगा। क्लियर है। और जब वो an के इक्वल होगा तो AR की पावर n-1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 128। अब इसमें A की वैल्यू क्या रखोगे 2, R की वैल्यू √2 टू द पावर n-1 इज इक्वल टू 128। इस 2 को अपोन में ले जाओ तो √2 की पावर n-1 इज इक्वल टू 64। ये 2 अपोन में आएगा ना। और ध्यान समझो 2 का जो स्क्वायर रूट लगा हुआ है ना, इसको हम मानते हैं 1/2 पावर, उसके ऊपर कितनी पावर है n-1 इज इक्वल टू 64। देखो बहुत से बच्चों का बेसिक कमजोर होता है, उनको एक एक्सपोनेंट वगैरह सोल्व नहीं करने आते। जब पावर के ऊपर पावर होती है तो दोनों पावर की मल्टीप्लाई होती है आपस में, यानी कि 1/2 पावर की मल्टीप्लाई किस में हो जाएगी n-1 में। पावर के ऊपर पावर लगी हुई है तो n-1/2 बन जाएगा ये। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 की पावर n-1/2। तो 2 का जो एक्सपोनेंट है वो कितना बन गया अब n-1/2। और इधर 64 को लिखोगे, बेस 2 मानोगे और एक्सपोनेंट क्या आएगा 6 भाई। 2 की पावर 6 तो होती है। और कभी लाइफ में अगर बेस इक्वल है तो एक्सपोनेंट भी इक्वल होते हैं, हमने पढ़ा था 9th क्लास में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के टॉपिक के अंदर। तो बेस इक्वल टू हो जाएगा, एक्सपोनेंट इक्वल टू हो जाएंगे। तो n-1 इज इक्वल टू 12, तो n इज इक्वल टू मेरे पास आ गया कितना 13। राइट है, n इज इक्वल टू कितना आ गया 13। तो बिल्कुल इसी तरीके से अब हम इसका B पार्ट देखेंगे, इसको नोट करेंगे पहले सभी एक बार। तो ये तरीका है कि टर्म का नंबर फाइंड करने का, कैसे हम टर्म का नंबर फाइंड करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका B पार्ट। बिल्कुल इसी तरीके से B पार्ट में भी कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है। A तो है √3 और कॉमन रेशियो होगा सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। जब सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे तो R की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी √3। और हमने कहा कि 729 इस GP का nth टर्म है। लेट nth टर्म ऑफ GP इज 729। सो लैंग्वेज वगैरह खुद लिख लेना इस बार। तो an कितना मान लिया मैंने 729,
ए एन का फॉर्मूला लगा दोगे तो ए आर की पावर n माइनस वन 729, ए की वैल्यू √3, आर की वैल्यू √3 की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू 729। कोई डाउट तो नहीं है? बिल्कुल नहीं सर। अब √3, ध्यान सुना, ये भी √3 है, ये भी √3 है, तो √3 की पावर कितनी बन गई? ये पावर √3 की 1 है यहाँ पे, फिर √3 के ऊपर होल पावर तो 1 मानोगे ना फिलहाल, और ये n-1 है, तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स आपस में एक्सपोनेंट जो है वो प्लस हो जाते हैं, 1 प्लस n-1 इज इक्वल टू 729। तो √3 के जो एक्सपोनेंट थे वो दोनों ऐड हो गए, ये कैंसिल हो जाएगा, तो √3 इज इक्वल टू n और ये लिखो 729। अब इस स्क्वायर रूट का मतलब कितना होता है? 1/2 पावर, 1/2, और पावर कितनी इसकी? n। और जब एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट हो तो एक्सपोनेंट की कंपेयर करते हैं, तो 3 की पावर n/2 और ये कितना है? 3 की पावर 6। ऑन कंपेयरिंग, जब कंपेयरिंग करेंगे तो ये वाला एक्सपोनेंट इज इक्वल टू ये वाला एक्सपोनेंट, और इधर से n की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? 12। तो 729 जो है वो इस जीपी का 12th टर्म होगा। क्लियर है बात? देखते हैं सी पार्ट। 1/3, 1/3, 1/9, 1/27, और इधर क्या लिखा हुआ है? ओ माय गॉड, 19683, 1/19683। बिल्कुल वही काम करना है, इस बार भी बताना है कि ये जो टर्म लिखा हुआ है इस जीपी का कौन सा टर्म है। तो पहले आप जरा इसका पहला पार्ट यहाँ से एक बार नोट कर लेंगे, राइट है? इसको सब लोग नोट करेंगे एक बार जल्दी से। चलो जी, अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में क्या होगा मेरे पास? ए कितना है फिलहाल? फर्स्ट टर्म, ए 1/3, आर इज इक्वल टू सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो 3 से 9 कैंसिल, 3 टाइम, तो 1/3 इसका आर आ गया। तो लेट दिस नंबर बी द nth टर्म ऑफ दिस जीपी, ये नंबर जो है जीपी का nth टर्म है, ये लाइन जोड़ लिख देना। सो ए एन क्या हो जाएगा? 1/19683। ए9 का फॉर्मूला, ए एन का फॉर्मूला ए आर पावर n-1 इज इक्वल टू 1/19683। ए की वैल्यू 1/3, आर की वैल्यू भी 1/3, की पावर भी कितनी? n-1 और अपॉन 1/19683। जब 1/3 की पावर, ये तो कितनी है? 1, और ये कितनी है? n-1। मल्टीप्लाई में एक्सपोनेंट्स ऐड होते हैं, तो 1 में कौन ऐड होगा? ये वाला नंबर, और 1/19683, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3 का एक्सपोनेंट n। अब इसको भी ना 1/9 के ही फॉर्म में लिखोगे आप, राइट है? इसको भी 1/3 के फॉर्म में लिखोगे। 1/3 की पावर क्या करूं कि ये आए? तो सुनो, 3 × 3 9, ये तुमको पता लग गया ना कि 3 का ही आना पड़ेगा, तो 3 × 9, 9 × 27, 27 × 81, 243, 729, अब आएगा 2187, और अब आएगा 2187 के बाद में कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 9 है, ये 9 है, ये 9 है, ये 9 है, तो 9 की बन जाएगा 6561, इतना बनता है 6561। और जब फिर से 3 में करोगे ना इसमें, तो यही निकल के आएगा इस बार, मतलब कि 9 टाइम पे आएगा, 9 टाइम पर कंपेयरिंग करोगे तो n इज इक्वल टू 9, ये इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो नोट करेंगे इसको। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा भैया? 6। तो कहते हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, इसको नोट कर लेंगे पहले एक बार। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x के किस वैल्यू के लिए? ये तीनों नंबर्स आर इन जीपी। तो नंबर क्या है? माइनस के 2/7, x, 7/2 आर इन जीपी। तो दीज गिवन नंबर्स will be in GP, गिवन नंबर्स जीपी में होंगे इफ, अगर क्या होगा? अगर सेकंड अपॉन फर्स्ट, ये छोड़ो, गिवन नंबर जीपी में होंगे तो क्या होगा? याद करो, मैंने आपको एक बात समझाई थी इंट्रोडक्शन वीडियो में, याद करो कि अगर 3 नंबर ABC जीपी में है, आर इन जीपी, अगर 3 नंबर जीपी में है तो उनमें बीच वाले का जो स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर, वो बाकी दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये बात मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाई थी, जहां पर मैंने आपको ज्योमेट्रिक मीन समझाया था कि अगर ABC जीपी में है तो बी स्क्वायर इक्वल टू AC के होगा। तो ये 3 नंबर जीपी में होंगे कब? जब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे,
कि बीच वाले का तो स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होगा, बाकी दोनों का प्रोडक्ट। ध्यान से देखो 3 नंबर जीपी में कब होते हैं, जब बीच वाले का तो स्क्वायर और बाकी दोनों का प्रोडक्ट आपस में इक्वल आ जाए, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 7 जा 14, नीचे करोगे तो 2 7 जा 14 से 14 कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 यानी कि प्लस माइनस 1, तो प्लस माइनस 1 इसका आंसर। नोट करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 7, लैंग्वेज लिखी हुई है ऊपर, फाइंड द सम ऑफ इंडिकेटेड नंबर्स ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज एक्सरसाइज 7 to 10। तो 7 से लेकर 10 7 to 10 तक क्वेश्चन में जो जीपीज हैं उनके सामने जो नंबर्स लिखा हुआ है उतना सम फाइंड करना है ना। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 0.15 0.015 0.0015 अप टू 20 टर्म, तो इस जीपी का 20 टर्म का सम फाइंड करना है। तो अब तक क्वेश्चन किए थे हमने nth टर्म वाले, अब क्वेश्चन आ चुके हैं सम ऑफ एन टर्म वाले। तो सम ऑफ एन टर्म में एक तो ये फॉर्मूला बताया था, एक ही बताया था, दोनों वैसे एक ही है, मैंने कहा था क्या जो भी मर्जी यूज करना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका 20 टर्म का सम फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 0.15 और सेकंड टर्म कॉमन रेशियो होगा सेकंड टर्म को डिवाइड करो फर्स्ट टर्म से। अब बच्चों को बहुत समस्या आती है भैया पॉइंट वगैरह की कैलकुलेशन करने में, राइट है। तो कैसे करोगे, सुनो, पॉइंट से पॉइंट उड़ाते हैं ना हम, तो हमको पॉइंट के बाद नंबर बैलेंस करने होते हैं, जितने ऊपर है उतने नीचे। यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, तो यहाँ भी 0 बढ़ाओ, तो ऊपर क्या बचेगा 15, नीचे बचेगा 150, मतलब कितना बचेगा मेरे पास 1/10। इसको भी आप फ्रैक्शन में लेके आओ तो फायदे में रहोगे, 15/100 कर लो, फायदे में रहोगे, मेरी बात मान लो, ठीक है। 15/100 और थोड़ा सा छोटा कर लो इसको काट के, 5 3 जा तो 3/20। अब कैलकुलेशन ईजी पड़ेगी, राइट। और कितना सम फाइंड करना है, n इज इक्वल टू 20। वैसे तो कोई समस्या नहीं है कि आप फॉर्मूला ये वाला यूज़ करो ये वाला यूज़ करो, फिर भी जो कंसेप्ट है तो कंसेप्ट है। हम आर की वैल्यू अगर लेस देन 1 आएगी तो ये वाला लेंगे, ग्रेटर देन आएगी ये वाला लेंगे, जरूरी कुछ नहीं है, आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। तो क्योंकि मेरे पास आर की वैल्यू लेस देन 1 आई है, 1/10 छोटा होता है ना 1 से, तो हम ऊपर वाला नीचे वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो एस एन इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ए कितना है यहाँ पे, ए कितना है 3/20, 1 माइनस आर पावर n अपॉन 1 माइनस आर, राइट। तो 3/20, 1 माइनस ये कितना बचेगा 0.1 की पावर 20 और 10 से कम 10 में से एक गया तो 9/10, तो 3/20 इंटू 1 माइनस 0.1 की पावर 20 और जो अपॉन में है वो रेसिप्रोकल होके यहाँ आ जाएगा 10/9। ये इससे कैंसिल, 3 से 9 3 कैंसिल और नीचे नीचे मल्टीप्लाई होगी, तो देखो ऊपर तो कुछ नहीं बचा ना, तो 1 और अपॉन में 3 2 जा 6 और इनटू में 1 माइनस 0.1 की पावर 20। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो ये तो सोल्व करना हमारे हाथ में नहीं है, फिर भी तो यही छोड़ देंगे, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, √7 √21 3 इंटू √7, ये 3 √7 का मल्टीप्लाई में है और अप टू n टर्म्स। इस जीपी का हमको जो सम फाइंड करना है वो हमको फाइंड करना है इसका n टर्म्स तक का, ठीक है। तो इस बार n की वैल्यू हम n ही लेके चलेंगे। तो मेरे पास जो a है इसका फर्स्ट टर्म √7, कॉमन रेशियो r कितना होगा सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। अब इसको थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा, ध्यान से देखेंगे। √21 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, √3 इंटू √7। भाई √3 की मल्टीप्लाई √7 में करोगे तो ये तो निकल के आएगा और अपॉन में √7, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो √3 और √3 की वैल्यू बड़ी होती है 1 से, तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो मैं फॉर्मूला लगा लूंगा इस बार ऊपर वाला, राइट। तो एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, n तो इस बार n ही लेना है, तो a की वैल्यू √7, r की वैल्यू √3 की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो वैल्यूज तो हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी, राइट है, वैल्यूज तो हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। हाउ टू सिंप्लीफाई दिस,
तो सुनो, हमने क्या कहा थोड़ी देर के लिए, √7 के अपॉन में रखा √3 - 1, क्योंकि इतनी चीज में कोई अननोन नंबर नहीं है। और इनटू में रख लो ये वाला, क्या इनटू में क्या रख दो, ये वाला √3 की पावर n-1। ठीक है, बात तो वही है ना। अब आपको ध्यान होगा क्लास 9 में हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते थे इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, वही काम हमको यहाँ पर करना पड़ेगा आंसर मैच करने के लिए। √7 अपॉन √3 - 1 मल्टीप्लाई किससे करोगे इधर, √3 + 1 से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड, इनटू इस ब्रैकेट में 3 की पावर 1/2 की होल पावर n और माइनस कितना 1। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √7 इंटू √3 + 1 अपॉन a - b a + b। तो ये तो हो जाएगा साहब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और इंटू 3 की पावर जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी तो क्या हो जाएगा यहाँ पर n/2 और -1। तो फाइनली हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, √7 इंटू √3 + 1 ओवर √3 का स्क्वायर 3 - 1 तो कितना हो जाएगा ये 2 इंटू 3 की पावर n/2 -1। यहीं पे इसको छोड़ देंगे क्योंकि इससे ज़्यादा ये सोल्व भी नहीं होगा। ठीक है, चलो जी देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, 1, -a, a² - (-a³ अप टू n टर्म इफ a इज नॉट इक्वल टू -1। तो इस जीपी का सम फाइंड करना है, वही चीज हो गई कहाँ तक, n टर्म तक, जहां पर a की वैल्यू -1 नहीं है। क्यों नहीं है वो देखेंगे बाद में। तो देखो जैसे कि इस क्वेश्चन में हमारे पास ये अंदाजा नहीं है कि a <1 है या a > 1 है, तो टेंशन नहीं लेनी, कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे चलेगा। ठीक, तो फिलहाल a कितना है यहाँ पर, फर्स्ट टर्म कितना है मेरे पास 1, और रेशियो कितना है इसका, कॉमन रेशियो कितना है, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू माइनस का a। ठीक, अब सम कितना फाइंड करना है, n टर्म्स का। तो Sn इज इक्वल टू a इंटू 1 - r पावर n अपॉन 1 - r। चाहे आप फॉर्मूला यहाँ पर दूसरा वाला भी लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो a कितना है 1 - r कितना है -a की पावर n अपॉन 1 - r अपॉन कितना 1 - r। तो 1 क्योंकि ये तो इंटू में है तो 1, अच्छा इस वाले -a को अगर आप कहो तो मैं -1 की पावर n अलग कर दूं और a की पावर n अलग कर दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और अपॉन में कितना हो जाएगा 1 - प्लस a। और इससे आगे तो ये सोल्व भी नहीं होगा, तो इससे आगे तो ये सोल्व भी नहीं होगा क्योंकि a की वैल्यू तो हमारे पास नहीं है ना, बस यही इसका आंसर भी आ रहा है। बल्कि आंसर में तो उन्होंने इसको अलग किया भी नहीं है, तो चाहे आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, आंसर में उन्होंने -1 को अलग किया भी नहीं है, यही छोड़ा हुआ है आंसर। ठीक, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, नोट करेंगे इसको जल्दी से, देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है x³ + x की पावर 5, x³ x की पावर 5 x पावर 7 कहाँ तक, अप टू n टर्म, और यहाँ भी x नॉट इक्वल टू ±1 के। ठीक है, तो यहाँ भी x के बारे में तो कुछ नहीं दिया ना कि वो 1 से कैसा है, छोटा है या बड़ा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट टर्म कितना है मेरे पास, फर्स्ट टर्म तो है x³, कॉमन रेशियो r कितना होगा, r होगा सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, इससे इसको कैंसिल करोगे तो x²। ठीक, तो लगाओ फॉर्मूला, Sn इज इक्वल टू a इंटू 1 - r पावर n अपॉन 1 - r। a कितना है, a तो है x का क्यूब इंटू 1 - r कितना है, x² की पावर n अपॉन 1 - r। तो बस यही छोड़ देंगे इसका आंसर भी, x³ इंटू 1 - x की पावर 2 की पावर n, तो ये हो जाएगा 2n, और अपॉन में 1 - x², यही इसको आंसर यही छोड़ देंगे क्योंकि इससे आगे सोल्व होगा भी नहीं, फैक्टर वगैरह हम इसके नहीं कर पाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। समीशन k इज इक्वल टू 1 to 11 2 + 3 की पावर k। अब सुनो, मैंने आपको जो बाइनोमियल थ्योरम जब कराई थी इससे पहले, तो बाइनोमियल थ्योरम मैंने आपको समीशन का मतलब समझाया था, याद करो एक बार, कि समीशन अगर लिखा हुआ है तो मतलब ये है कि हमको k की वैल्यू ये पुट करनी है, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 11 तक। इसमें k की वैल्यू 1 पुट करनी है, फिर 2 पुट करनी है, फिर 3 पुट करनी है, और कहाँ तक, अप टू 11 तक, राइट है। और सम जो सिंबल है समीशन का, सिग्मा का, फिर इसको सबको ऐड कर देंगे।
तो इसको खोलने का तरीका, इसको कैसे खोलते हैं कि इसमें पहले ब्रैकेट में जहां भी k है वहां पर पहले आप 1 रख दो, k की जगह 1। अब इसमें k की जगह पर 2 रख दो, ठीक। अब इसमें k की जगह पर 3 रख दो और चलते रहो कहां तक, उस वाले तक। ये होता है समीशन को खोलने का तरीका। और समीशन मतलब इन सबको प्लस करना है, इन सबको प्लस करना है। मैंने आपको समझाया था बार्नौल थ्योरम में कि k की वैल्यू पहले 1, k की वैल्यू फिर 2, k की वैल्यू फिर 3, कहां तक 11 तक, वो सबको सम कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो अगर देखा जाए तो ये पहला टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये 11th टर्म है, ये 11वां टर्म है। तो सबसे पहले तो इन ब्रैकेट के पहले पहले हैं, इसका 2, फिर अगले का 2, फिर अगले का 2 और लास्ट वाले का 2, मतलब कहां तक, ऐसे लिख दो क्या, अप टू 11 टर्म, अप टू 11 टर्म। ये 2 + 2 + 2 कितनी बार है, अप टू 11 टर्म। ऐसे ही अगले वाले ब्रैकेट में 3 की पावर 1 + 3 की पावर 2 + 3 की पावर 3 और ये भी कहाँ तक है, ये भी कहाँ तक है हमारे पास, अप टू 11 टर्म्स, ठीक। तो ये हमने पहले इस तरह इसको जीपी बना लिया। कैसे बन गया, ये तो सिंपल है, 2 + 2 + 2 अप टू 11 टर्म, 2 + 11। भाई 2 को 11 बार जोड़ोगे तो ये तो आएगा और ये बन गई जीपी। ध्यान से देखो, इस जीपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो फर्स्ट टर्म तो 3 है इसका, आर इसका 3 है और कितना सम फाइंड करना है, 11 टर्म का। इस जीपी बनेगी ना एक, फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन रेशो भी 3 है, ठीक। लगाओ फॉर्मूला, a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1, राइट। तो 11 2 जार 22 और ये बन जाएगा 3/3 इंटू 3 की पावर 11 - 1 अपॉन कितना, 2। तो यही इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि इससे आगे इसको हम सोल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12 पर, इसको नोट करेंगे पहले एक बार। क्वेश्चन नंबर 12, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ ए जीपी इज 39/10। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, तो सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, जो सूर्य के 3 टर्म्स हैं उसका सम कितना है, 39/10। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म 39/10 एंड द प्रोडक्ट 1, और इनका जो प्रोडक्ट है वो 1 है। तो एक बात याद करो, जब इंट्रोडक्शन वीडियो में ये बताया था कि जब भी आपको 3 टर्म का फ्रैक्शन करना होगा जीपी में, तो ये बात ध्यान रखने की है कि अगर हमको प्रोडक्ट गिवन है, प्रोडक्ट अगर गिवन है तो मैंने कुछ आपको लिखवाया था कि वहाँ से चूज करनी है, और अगर प्रोडक्ट गिवन नहीं है तब कुछ और लिखवाया था। ये बात मैंने आपको बताई थी इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर कि क्या बताया था कि वैसे तो जीपी होती है ए आर स्क्वायर AR3, ठीक है, वैसे तो जीपी होती है। यहाँ से जैसे कि इसने कहा ना कि स्टार्टिंग के 3 टर्म लेने हैं, क्या कहते हैं द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, तो फर्स्ट 3 टर्म हम ये वाले ले सकते हैं या नहीं, तो ये वाले फर्स्ट 3 टर्म्स हम यहाँ पर नहीं ले सकते। अगर हम इन वाले 3 फर्स्ट टर्म को लेकर क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे सामने क्रिएट कर देगा, क्योंकि मैंने बताया था जिस क्वेश्चन में आपको प्रोडक्ट गिवन होगी, जिस क्वेश्चन में प्रोडक्ट गिवन होगी उसमें आपको ये वाले टर्म लेने हैं, A/R AAR, क्योंकि ये टर्म भी जीपी में ही है जिनका कॉमन रेशो R है, ठीक है। ये टर्म कब लेते हैं, अगर हमको प्रोडक्ट ना दिया होता, कुछ और दिया होता, फिर जगह सम ऑफ स्क्वायर दिया होता या फिर कुछ और दिया होता। अगर क्वेश्चन में प्रोडक्ट गिवन नहीं है, अगर क्वेश्चन में प्रोडक्ट नॉट गिवन, ये बात मैंने आपको समझाई थी इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर, अगर प्रोडक्ट गिवन नहीं है तब तो ये वाली लेनी है, और अगर प्रोडक्ट गिवन है तो ये वाली लेनी है, ठीक। ये बात ध्यान रखना। तो फिलहाल हम क्या मान लेंगे कि लेट 3 नंबर्स इन जीपी, तो फिलहाल हम लोग मान लेंगे कि लेट 3 नंबर्स इन जीपी, लेट 3 नंबर्स इन जीपी, लेट 3 नंबर्स इन जीपी आर, क्या क्या मान लेंगे हम, A/R, A, और अभी आपको इसका प्रूफ भी पता मिल जाएगा कि क्यों ऐसा क्यों है कि अगर प्रोडक्ट गिवन है तो हम ये वाला नंबर ले रहे हैं, ठीक है, अभी पता चल जाएगा आपको। तो क्योंकि हमने 3 नंबर जीपी में वाले मान लिए हैं और प्रोडक्ट कितना है इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 1। तो मतलब कहने का क्या हुआ, इन तीनों का प्रोडक्ट 1, यानी कि A/R इंटू AR इज इक्वल टू 1। अब देखो R से R कैंसिल हो गया तो ये बन जाएगा A³ इज इक्वल टू 1, तो A³ इज इक्वल टू 1 को लिख सकते हैं 1³, तो A की वैल्यू 1 आ गई। तो पता चला कि हमने प्रोडक्ट गिवन होने पर यही नंबर क्यों लिए, क्योंकि इन नंबर्स को लेने पर हमारे पास A की वैल्यू तुरंत आ गई।
अगर हम वो वाले लेते हैं जो ए कॉमा ए आर कॉमा ए का लिखा हुआ था, तो ना तो ए की वैल्यू आती इजीली, ना ही आर की आती तो मगर बहुत दिक्कत करके आती। अब यूज करेंगे ये वाली कंडीशन, सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म। अब इसको यूज करेंगे, सम कितना है 39/10, मतलब इन तीनों का सम ए अपॉन आर, ए आर इज इक्वल टू कितना है 39/10। ऐसा क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी किया था। देखो ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये तो बन गया 1/r, ये बन गया 1, ये बन गया r इज इक्वल टू 39/10, राइट। पूरी इक्वेशन को r से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि r अपॉन में आया हुआ है, तो ये बनेगा 1 प्लस r, यहाँ पे करोगे तो r स्क्वायर, यहाँ पे करोगे तो 39r/10। क्लियर। अब इसे 10 को इधर भेज दो मल्टीप्लाई में, तो 10 प्लस 10r प्लस 10r स्क्वायर इज इक्वल टू 39r। अब 39r को भी इधर ले आओ, तो 10r स्क्वायर माइनस के 29r और प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गई मेरे पास r में। इसको सोल्व करेंगे, 10 10 जा 100, मल्टीप्लाई करके 100 आए, प्लस करके 29 आए। तो ऐसे नंबर कौन कौन होंगे 25 और 4 होंगे। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले मेथड से 29 को लिखेंगे हम 25r 4r, राइट, प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से देखो यहाँ से 5r कॉमन है, तो यहाँ बचेगा 2r माइनस 5 माइनस 2 कॉमन है, तो यहाँ भी बचेगा यही 2r माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब 2r माइनस 5 कॉमन आ गया यहाँ से 2r माइनस 5 कॉमन, तो क्या बचेगा हमारे पास फैक्टर करके 5r माइनस 2। इन दोनों को ही रखना है 0 के इक्वल, 2r माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और इसको भी रखना है 5r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/2, और यहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/5। ये दोनों ही वैल्यू कंसिडर करनी है हमको, दोनों ही वैल्यू लेनी है, क्योंकि जीपी में कॉमन रेशो सिर्फ 0 ही नहीं हो सकता, बाकी सब कुछ हो सकता है। तो कहता है कि फाइंड द कॉमन रेशो एंड द टर्म्स। तो एक तो पूछ रहा है कॉमन रेशो, तो कॉमन रेशो ये आ गया, आर की वैल्यू ये भी होगी, आर की वैल्यू ये भी होगी, तो एक आंसर तो हमारा आ गया, क्या कॉमन रेशो हमारा आ गया। अभी टर्म्स भी फाइंड करनी है, राइट। तो टर्म्स के लिए अगर दो केस बनेंगे, हम एक बार आर की वैल्यू ये वाली लेंगे, एक बार आर की वैल्यू ये वाली लेंगे। तो केस फर्स्ट वैन आर तो कितना है 5/2, और ए वही पिछले वाला 1। तो टर्म्स हमने क्या मान रखी थी ऊपर, सबसे ऊपर देखो टर्म्स मान रखी थी हमने a अपॉन आर कॉमा ए और कॉमा ए आर, ए अपॉन आर यानी कि 1/5/2 कॉमा 1 और ए आर ए इंटू 5/2। तो टर्म्स क्या बन गई 1 इंटू 5/2, तो ये बन जाएगा 2/5, उल्टा हो जाएगा ना, 2/5 कॉमा 1 कॉमा 5/2। तो एक टर्म्स ये वाली आ गई पहले केस में। केस सेकंड, अगर आर की वैल्यू हम दूसरे वाली लें, अगर आर की वैल्यू हम 2/5 लें, इफ आर इज इक्वल टू 2/5 और ए वही रहेगा 1। अब टर्म्स क्या हो जाएंगी, ए अपॉन आर कॉमा ए आर। तो ए कितना है 1 अपॉन आर कितना है 2/5 कॉमा ए यानी कि 1 और ए आर यानी कि 1 इंटू 2/5। तो ये तो क्या बन गया 5/2, ये बन गया 1 और ये बन गया 2/5। तो टर्म्स ये भी हो सकती हैं, तो टर्म्स ये भी होंगी, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है, ठीक है, नोट करेंगे इसको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी 3 स्क्वायर 3 क्यूब आर नीडेड टू गिव द सम 120। इस जीपी के कितने टर्म को लें कि उनका सम 120 आए। समझ में आया ना कि भैया अगर उनको 2 टर्म तो जोड़ें या 3 टर्म तो जोड़ें या 6 टर्म तो जोड़ें या 10 टर्म तो जोड़ें, कितनी टर्म को मैं ऐड करूं कि जोड़ के 120 आ जाए, ठीक है। तो हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी दिस आर नीडेड टू गिव द सम 120। तो हमारे पास यहाँ पर साफ साफ ए तो कितना है 3, और रेशियो क्या फाइंड करते हैं, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो कितना हो जाएगा 3, जो कि ग्रेटर देन किससे है 1 से। तो लेट सम ऑफ एन टर्म्स, हमने मान लिया कि लेट सम ऑफ एन टर्म्स इज 120, कि जो 120 जो सम है ना वो कितने टर्म्स का है एन टर्म्स का। हमने मान लिया कि 120 जो हमने मान लिया कि एन टर्म्स को ऐड करके 120 आएगा, यानी कि हमने एस एन को 120 मान लिया, एस एन इज इक्वल टू 120, और यहां से हम फाइंड कर लेंगे हम वैल्यू ऑफ एन।
तो फॉर्मूला था इसका a इंटू आर पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन इज इक्वल टू 120। a की वैल्यू रख दो यहाँ पर 3, r की वैल्यू भी कितनी रख दो, देखो वहाँ पर 3 पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन और इज इक्वल टू 120। तो 3 इंटू 3 पावर n माइनस वन अपॉन 2 इज इक्वल टू 120। ये 2 जाएगा मल्टीप्लाई में, 3 आएगा अपॉन में, तो 3 पावर n माइनस वन 120 के साथ 2 अपॉन में, सॉरी 2 मल्टीप्लाई 3 नीचे, तो कितना बनेगा 80, राइट। तो 3 की पावर n 1 को उधर भेज दो तो उधर हो जाएगा 81। 81 को हम कैसे ले सकते हैं, 81 को हम ले सकते हैं 3 की पावर 4 की फॉर्म में। 81 को क्या लिख सकते हैं हम 3 की पावर 4, और जब बेस इक्वल है तो पावर्स भी इक्वल हो जाएंगी, मतलब n की वैल्यू 4। तो यानी कि इस एपी के सॉरी इस जीपी के अगर हम 4 टर्म्स को लेकर ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 120। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ जीपी इज 16। एक जीपी की फर्स्ट 3 टर्म का सम 16 है। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, तो देखो ध्यान से, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी, एक जीपी की फर्स्ट 3 टर्म का जो सम है वो 16 है। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म इज 16, राइट। आगे क्या रहेगी, एंड द सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म इज 128। सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स, सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म इज इक्वल टू 128। तो एक जीपी की स्टार्टिंग की 3 टर्म का सम कितना है 16, और अगली 3 टर्म का सम कितना है 128। डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो एंड सम ऑफ एन टर्म। 3 बातें फाइंड करनी है, ए फाइंड करना है, आर फाइंड करना है और एस एन फाइंड करना है। अब देखो हमको फिर से 3 नंबर मानने हैं जीपी में, तो अगर हमको प्रोडक्ट गिवन है तो वो मानेंगे ए अपॉन आर कॉमा ए आर, और अगर प्रोडक्ट गिवन नहीं है तो जो सिंपल जीपी होती है वहीं से उठा लेंगे टर्म्स को। तो इस बार देखो दोनों कंडीशन में प्रोडक्ट गिवन नहीं है, तो जब प्रोडक्ट गिवन नहीं है ना तो फिर तो सिंपल वाले मानेंगे ना, लेट ए एंड आर बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो, बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो। इतनी बात समझ में आ गई होगी। देन जीपी, तो जीपी क्या बनती है, तो जीपी बनती है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर पावर 4, ए आर पावर 5 एंड सो ऑन अप टू एन टर्म्स, ज़्यादा तुमको चाहिए। तो क्योंकि इस बार प्रोडक्ट गिवन नहीं है, अगर क्वेश्चन में प्रोडक्ट गिवन होती तो पहले वाले क्वेश्चन की तरह हम 3 नंबर ये वाले मानते, ठीक, मगर प्रोडक्ट गिवन नहीं है ना तो अब यहीं से मानेंगे। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, क्या था कि सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स कितना है 16, ये तो कहा उसने। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म कितना है 16, तो मतलब ये रही ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ए कॉमन आ गया तो क्या बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ये फर्स्ट। सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म, सही है, सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो जब हम सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म की बात करेंगे वो 128 है, मतलब कौन कौन सी, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी अब ए आर क्यूब, राइट, और जी कितना प्लस ए आर पावर 4 और प्लस ए आर पावर 5, इनका सम है हमारे पास 128 सेकेंड। तो 2 इक्वेशन बन के आ गई ए में और आर में। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग सोल्व करेंगे और इसको सोल्व करके हमारे पास में जो है वैल्यू आ जाएगी ए की और आर की, ठीक है। इसको सोल्व करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ए और आर की। तो देखो अब इसको सोल्व कैसे करोगे, यहाँ से ना ए आर क्यूब कॉमन लो, ए आर क्यूब कॉमन लो, क्या कॉमन लो ए आर क्यूब, तो यहाँ बचा 1, ए गया आर क्यूब गया तो बचा आर, यहाँ पे बचा आर स्क्वायर 128, इसको मानना है सेकंड, राइट। अब बहुत ध्यान से देखो, अगर मैं सेकंड को सॉरी फर्स्ट को सेकंड से या सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दूं तो ये ब्रैकेट पूरा कैंसिल हो जाएगा, ए से ए भी कट जाएगा तो खाली आर क्यूब बचेगा और आर की वैल्यू आ जाएगी। मतलब कहने का है सेकंड को डिवाइड कर दो फर्स्ट से, लेफ्ट का लेफ्ट राइट का राइट में, तो ए आर क्यूब इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर को डिवाइड करेंगे इस चीज से,
1+r+r² से इज इक्वल टू बचेगा 128/16। अब ये ब्रैकेट तो इससे गया पूरा, ए से ए भी गया, तो कितना हो जाएगा r³ इज इक्वल टू 16 8 128, और r को क्या लिख सकते हैं हम 2 का क्यूब, तो r की वैल्यू तो आ गई कितनी 2, ये लो r की वैल्यू 2 आ गई, राइट। अब जब r की वैल्यू 2 आ गई तो फर्स्ट में रखो, फ्रॉम फर्स्ट, तो a इंटू 1+r+r² इज इक्वल टू 16, ये तो था ना 1+r 1+r+r² इक्वल टू 16, तो 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 गया अपॉन में, तो a की वैल्यू भी आ गई 16/7। दो आंसर तो आ गए, a आ गया और r आ गया। अब फाइंड करना है सम ऑफ n टर्म्स, यानी कि Sn फाइंड करना है। Sn इज इक्वल टू a इंटू r पावर n -1/r-1, ये तो था Sn का फॉर्मूला, वो लिखा हुआ भी है। तो a तो कितना आया था, a तो कितना आया था 16/7, r कितना आया 2 की पावर n -1/r-1, यानी कि 2/1। तो 2 में से गया, एक रह जाएगा अपॉन में, उसको लिखना ही नहीं है, जो बस ऊपर है वो लिख देंगे ताकि 16/7 2 की पावर n-1, तो ये इस क्वेश्चन का सम ऑफ n टर्म्स आ गया। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, अगर हमको फॉर्मूले वगैरह सब याद हैं तो कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, बस क्वेश्चन तो आराम से भी हो जाता है। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है, गिवन ए जीपी विद ए इज इक्वल टू 729। एक जीपी में जो ए है, यानी जो फर्स्ट टर्म है वो तो 729 है, एंड सेवेंथ टर्म 64। सेवेंथ टर्म मतलब कि A7 64 है, ठीक है। डिटरमाइन S7, तो हमको फाइंड क्या करना है, S7 फाइंड करना है, S7 फाइंड करना है। तो सुनो, सबसे पहले A7 दिया हुआ है ना, A7 इज इक्वल टू 64, और A7 की वैल्यू होती है AR की पावर 6, याद करो क्या होती है, AR की पावर 6 होती है। क्लियर होगी इतनी बात। तो A की वैल्यू यहाँ पर लाकर रख दो, तो 729 R की पावर 6 इज इक्वल टू 64, इसको नीचे भेज दोगे अपॉन में, तो 64/729। अब इस चीज को भी ऐसा बेस बना के लिखो कि 4 पावर 6 इसको लिख सकेंगे, है ना, 6 पावर के बेस पे। तो ये तो होता है 2 की पावर 6, ये होता है 3 की पावर 6, तो 2/3 की होल पावर 6 लिख देंगे इसको। अब जब बेस जब पावर्स इक्वल हैं तो बेस इक्वल हो जाएंगी, एक्सपोनेंट इक्वल है तो बेस भी इक्वल, तो r की वैल्यू आ गई 2/3। अब क्योंकि a भी है और r भी है, तो अब तुम जो मर्जी फाइंड कर सकते हैं ना। क्या करना फाइंड है, S7 फाइंड करना है, S7। अच्छा, एक बात यहाँ पे और है ध्यान समझने की, एक बात और भी है, क्योंकि पावर इवन है, ध्यान समझना, क्योंकि पावर इवन है तो क्यों ना हमको यहाँ पर प्लस माइनस लेना चाहिए, क्योंकि ये रिजल्ट तो अगर हम प्लस का 2/3 लेंगे तो भी ये वैल्यू निकल के आएगी, माइनस का लेंगे तो भी ये बात निकल के आएगी। ये बात ध्यान रखने की है, कई बार ये बात माइंड से मिस हो जाती है कहीं। अगर पावर ओड होती तब तो प्लस ही लेते, अगर प्लस है तो प्लस लेते, और यहाँ माइनस होता तो फिर माइनस लेते। दोबारा सुनना, अगर पावर ओड होती तो जैसा साइन यहाँ है वैसा लेते, मगर क्योंकि इवन पावर का केस बन गया ना, तो दोनों बातें पॉसिबल है। बहुत से लोग इसको नहीं लेते, सिर्फ प्लस कर देते हैं और फिर उनका आंसर एक ही आएगा, बल्कि जबकि 2 पॉसिबल आंसर होंगे इसके। तो r की वैल्यू प्लस और -2/3, राइट। अब क्वेश्चन होगा 2 केस में। केस फर्स्ट कैसे होगा, a तो है ही अपने पास, a तो 729 हो ही गया, और अगर r की वैल्यू हम प्लस वाली ले रहे हैं, 2/3 ले रहे हैं, तो S7 का फॉर्मूला हो जाएगा a इंटू r की पावर n-1/r-1। a कितना है 729 और r कितना है यहाँ पर 2/3 की पावर 7 -1/2/3 की पावर -1। अब तो थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला काम बाकी रह गया। क्या होगा, S7 इज इक्वल टू 729, 2 की पावर 7 कितने होता है, 2 की पावर 7 जब करोगे तो कितना होगा, 2 की पावर 7 तो 128 होगा, है ना, 128, और अपॉन ये हो जाएगा नीचे 2187, नहीं ये होगा 3 की पावर 6 अगर करोगे 729 आएगा, और फिर 3 बार करोगे तो ठीक है 2187 ही आएगा। 2187 -1 अपॉन एलसीएम लेंगे तो -1/3, तो S7 इज इक्वल टू 729 इंटू 2187 में जब एलसीएम लेंगे तो 128 को माइनस करेंगे तो 17 में से 8 गए 9, 7 में से 2 गए
5 तो 2059 बचेगा, माइनस के 2059 अपॉन कितना 2187, और जो नीचे है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब कि माइनस के 3 बन जाएगा। ठीक है, ये संख्या इससे पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, तो S7 की वैल्यू आएगी 2059। S7 की वैल्यू क्या जाएगी 2059। एक बार आंसर देखना पड़ेगा इसका, 2059 ठीक आ गया। अभी हमको नेगेटिव वाला केस भी छोड़ना नहीं है, नेगेटिव वाला केस को भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो अगर हम केस सेकंड बनाएंगे और a की वैल्यू तो कितनी है 729 है ही थी, और अगर हम r को अब माइनस के 2/3 लेते हैं तो क्या होगा, S7 इज इक्वल टू a इंटू आर की पावर n मतलब 7 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो a तो कितना है 729, r कितना है माइनस 2/3 की पावर 7 माइनस 1 अपॉन माइनस 2/3 माइनस 1, राइट। a इंटू आर की पावर n माइनस 1। अब तो कैलकुलेशन करनी है खाली सिंपल। तो 729 क्योंकि नेगेटिव है और ऊपर ओड पावर है तो ये हो जाएगा माइनस के 128 अपॉन 2187 माइनस 1, और 3 और 2 5/3। ठीक, अब इधर देखो 729 2187 में तो इसको प्लस करोगे, एलसीएम लेके 7 और 8 15 का 5 ऐसे लग गया 1, 8 और 7 15 का 5 ऐसे लग गया 1, 8 और 10 और 1 11, 2 और 3 और 1 4। ठीक है, लग गया 1, 8 और 2 10 और 1 11 और 1 और 2 और 1 3 और ये वाला 2, ये बचेगा। ठीक है, माइनस के 2315 अपॉन 2187, और जो अपॉन में है वो रेसिप्रोकल करोगे तो वो हो जाएगा उल्टा, ऐसे ये बच जाएगा। अब इससे तो ये कैंसिल हुआ और ये भी कैंसिल हुआ। ठीक, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2315 अपॉन 5, इसको डिवाइड करोगे 5 तो 5 चौक 20, और कितना बचेगा 5 30 5 से 15, 463 इसका आंसर। तो यहाँ पर बात ध्यान रखने वाली थी कि जब r की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो हमको इवन पावर के लिए दोनों केस कंसिडर करने पड़ेंगे, प्लस माइनस। a की वैल्यू दोनों बार यही रहेगी, r की वैल्यू एक बार 2/3 लिया हमने, फॉर्मूला लगाया S7 का, और बाकी कैलकुलेशन सॉल्व करी सिंपल तरीके से। फिर केस सेकंड में a की वैल्यू वही रखी, r की वैल्यू ली माइनस की 2/3, और फिर कैलकुलेशन है आगे ध्यान से करनी पड़ेगी। ठीक, चलो जी अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पर। Find a GP for which sum of first two term is -4। एक GP फाइंड करनी है जिसकी फर्स्ट 2 टर्म का सम तो हो -4 एंड फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स ऑफ थर्ड टर्म। तो 2 कंडीशन गिवन है यहाँ पे, है ना, और GP फाइंड करनी है तो मतलब A और R फाइंड करने पड़ेंगे। तो लेट A एंड R be the first term and common ratio। ठीक, let A and R be the first term and common ratio। अब जैसे जैसे उसने हमको कंडीशन दे रखी है उसके हिसाब से बात करते चलेंगे। फाइंड ए GP फॉर विच सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म इज -4। सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म इज -4। तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म A और AR इज इक्वल टू -4। सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म A हमने यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ रह जाएगा 1 + 4 इज इक्वल टू -4, ये इक्वेशन फर्स्ट। तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म -4। आगे क्या कहता है, फाइंड एंड द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। फिफ्थ टर्म मतलब A5 इज 4 टाइम्स ऑफ द थर्ड टर्म। फिफ्थ टर्म जो है यानी कि A5 जो है वो 4 टाइम्स है, 4 गुनी है थर्ड टर्म की, तो A5 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ थर्ड टर्म। अब A5 का फॉर्मूला क्या होता है, AR की पावर 4, और 4 इंटू A3 का होता है AR स्क्वायर। ठीक है, A5 AR की पावर 4 और 4 इंटू AR स्क्वायर। अब दोनों तरफ से A से तो ये कैंसिल हुआ, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू R पावर 4 और इंटू 4R स्क्वायर। इस R स्क्वायर से इधर भी R स्क्वायर बच जाएगा, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 मतलब +-2। तो फिर से वही बात हो जाएगी, R की 2 वैल्यू होंगी,
तो अब हम क्वेश्चन को करेंगे फिर से दो केस में। केस फर्स्ट, क्योंकि अभी तो पहले हमको ए भी निकालना होगा। केस फर्स्ट, इफ आर इज इक्वल टू 2, अगर आर की वैल्यू 2 है, देन बाई फर्स्ट, तो फर्स्ट से ए कितना होगा, ए इंटू 1 प्लस आर इज इक्वल टू -4, यानी कि 3 गया अपॉन में, तो ए इज इक्वल टू -4/3। तो केस फर्स्ट में अगर आर की वैल्यू 2 लेते हैं तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी -4/3, और इस हिसाब से जीपी हो जाएगी ए आर स्क्वायर। जिस क्वेश्चन में जीपी निकालनी हो तो उसमें कम से कम एटलीस्ट 3 टर्म तो हमको निकालने पड़ते हैं स्टार्टिंग के। 3 से कम मत निकालना, ज़्यादा बड़े निकाल दो, लेकिन 3 टर्म तो लिखनी है। ए कितना है हमारे पास यहाँ पे, -4/3, ए आर कितना है यहाँ पे 2, ए आर स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर। तो क्या बन के आया, ये बन के आएगा -4/3 -8/3, 2 का स्क्वायर 4 चौक 16, 16/3। तो पहले केस में तो आंसर हमारा ये हो जाएगा, जब आर की वैल्यू क्या ली थी हमने, जब आर की वैल्यू ली थी हमने +2। केस सेकंड, अगर आर की वैल्यू -2 ली जाए, केस सेकंड व्हेन आर इज इक्वल टू -2, तो पहले फर्स्ट में जाएंगे और फर्स्ट से पहले ए फाइंड करेंगे। तो ए इंटू 1 प्लस आर की वैल्यू -2 इज इक्वल टू -4, तो ए इंटू -1 इज इक्वल टू -4, ये गया अपॉन में, तो ए इज इक्वल टू 4। अब ए 4 है, आर -2 है, तो अब जीपी क्या हो जाएगी, अब जीपी हो जाएगी ए आर स्क्वायर, यानी कि ए तो हो जाएगा 4 और 4 2 जा 8 -8, ठीक है, माइनस करो तो 16, तो अब जीपी ये भी हो जाएगी। तो 2 जीपी इस तरह से हमारे पास पॉसिबल है, ठीक है। तो चाहे आप हम चेक भी कर सकते हैं अपने क्वेश्चन का आंसर, उसने कहा था फर्स्ट ऑफ 2 टर्म्स, तो अगर इन दोनों को प्लस करोगे तो भी यही आ रहा है, इन दोनों को प्लस करोगे तो भी यही आ रहा है। तो ऐसी 2 जीपी हैं, ऐसी 2 जीपीज हैं जिनमें ये दोनों कंडीशन वैलिड बैठ रही है, ठीक। तो दोनों ही इसके आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ द 4th 10th एंड 16th टर्म ऑफ जीपी इज XYZ, 4th टर्म x है, 10th टर्म y है, 16th टर्म z है रेस्पेक्टिवली, तो प्रूव दैट XYZ आर इन जीपी, प्रूव करना है कि XYZ जीपी में होंगे, ठीक। तो हम देख रहे हैं कि ध्यान से देखो, हमारे पास क्वेश्चन में अभी ए और आर का कोई जिक्र नहीं किया कि फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन रेशो क्या है, तो हमको खुद ही लेना होगा कि लेट ए एंड आर, let A and R be the first term, let A and R be the first term and common ratio, and कितना common ratio, right। अब जिस तरह से उसने कहा है क्वेश्चन की कंडीशन को देखते हुए बात करेंगे। if the 4th टर्म तो है x, 4th टर्म तो है इसमें x, चलो 10th टर्म है इसमें y यानी कि A10, 10th टर्म है इसमें y, और फिर कौन सी गई आगे भाई, A16 Z, 16th टर्म है इसमें Z। ये 3 चीज़ें रखी हैं, A4 दिया हुआ है, A10 दिया हुआ है और A16 दिया हुआ है। तो यहाँ से पहले कुछ इक्वेशंस बनेगी अभी, क्योंकि हमको पता है कि फॉर्मूला क्या है nth टर्म का, an का AR की पावर n-1, तो A4 इज इक्वल टू x, तो ये क्या बन जाएगा AR का क्यूब, भाई इससे क्या बन के आएगा AR का क्यूब, ध्यान से देखो। ऐसे ही A10 से क्या बन के आएगा, A10 से बन के आएगा कितना AR की पावर 9, AR की पावर 9, ये हो जाएगा y AR की पावर 9। ऐसे ही A16 हो जाएगा AR की पावर 15, ये तो फॉर्मूला है ना, याद रखना। हम जब कुछ चीज मानते हैं ना ऊपर, लेट A एंड R जो मैं माना, तो वो चीज क्वेश्चन में दी भी ना हो, जैसे क्वेश्चन में गिवन है x गिवन है, y गिवन है, z गिवन है, तो हम अपना आप जो हमको खुद से मानना है उसमें हम x वजह को यूज नहीं कर सकते, x y z हम यूज नहीं कर सकते। जो सिंबल्स क्वेश्चन में गिवन है उनको हम लोग यूज नहीं कर सकते। अच्छा, अब हमारा करना क्या है, हमको प्रूव दैट x y z आर इन जीपी। अब हमको x y z को जीपी में लाना है, टू प्रूव, ध्यान समझना, टू प्रूव क्या करना है हमें, x y z आर इन जीपी, ये चीज हमको प्रूव करनी है। अच्छा याद करो, इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि अगर 3 नंबर को जीपी में प्रूव करना है तो क्या प्रूव करना पड़ता है उसके लिए।
अगर 3 नंबर को जीपी में प्रूव करना है तो प्रूव करना होगा दैट इज सेकंड अपॉन फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड अपॉन सेकंड। ये तो कॉमन रेशो तो इक्वल लगा के दिखाना पड़ेगा ना उनका। ये 3 नंबर जीपी में कब होंगे, एक्स वाई जेड जीपी में कब होंगे, जब सेकंड अपॉन फर्स्ट और थर्ड अपॉन सेकंड इक्वल आएगा। ये हमको प्रूव करना पड़ेगा। अगर मैंने वाई अपॉन एक्स और जेड अपॉन वाई को इक्वल ला दिया तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों नंबर जीपी में होंगे। तो अब बात करते हैं इस रेशो के बारे में। वहां से पहले ले लिया हमने लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास, वाई अपॉन एक्स, वाई ये रहा, एक्स ये रहा, वाई अपॉन एक्स। यहां से क्या वैल्यू आ जाएगी, ए से कट गया तो आर की पावर 6। अब देखते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड कितना है, जेड अपॉन वाई, राइट हैंड साइड कितना है, जेड अपॉन वाई, और जेड कितना है, ए आर की पावर 15 अपॉन वाई कितना है, ए आर की पावर 9। ए से कट गया, 15 पावर में से 9 पावर गई तो 6, दोनों इक्वल आ गए। तो क्योंकि हमने ये रेशो प्रूव कर दिया कि वाई अपॉन एक्स और जेड अपॉन वाई इक्वल है, इम्प्लाइज दैट एक्स वाई जेड आर इन जीपी। तो यही हमको यहाँ पर प्रूव करना था कि एक्स वाई जेड आर इन जीपी। तो जब भी किसी भी 3 नंबर को जीपी में प्रूव करना है तो प्रूव करना पड़ेगा कि उनका क्या कहते हैं, एक्स वाई जेड को अगर जीपी में प्रूव करना है तो प्रूव करना पड़ेगा कि उनका रेशो, कॉमन रेशो इक्वल है। सेकंड अपॉन फर्स्ट हमने फाइंड किया, थर्ड अपॉन सेकंड में हमने फाइंड किया, ठीक है। तो अब हमारा देखो 17 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और एक्सरसाइज में क्वेश्चन है अभी 15 और 32 क्वेश्चन है। और जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन हमने किए हैं ना, ये तो थोड़े से छोटे क्वेश्चन थे। अब क्वेश्चन नंबर क्या कहूँ मैं, 20 से 18 तो फिर भी छोटे से हैं, 20 से थोड़े बड़े क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं। तो क्योंकि ये वीडियो लगभग 1 घंटे की हो चुकी है पूरी, तो इस वीडियो में तो हम इतने रखेंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, सॉल्यूशन 8.2 पार्ट 2 में, ठीक। तो तब तक इन सारे क्वेश्चन को करेंगे एक बार, क्योंकि यही सब तरीके, यही सब फॉर्मूले हम यूज करने वाले हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, मतलब इसी के नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 8.2 पार्ट 2 में।